नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हनुमान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से हनुमान को उनकी शक्ति के बारे में एहसास करवाया गया था, उसी तरह मैंने भारतीय सेना को केवल उनकी क्षमता के बारे में बताया। पर्रिकर ने वो उदाहरण देकर कहा कि भगवान राम ने भी लंका जीतकर विभीषण को दे दी थी। हमारी मंशा किसी भी देश पर कब्जा करने की नहीं है। वहीं पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसे में आज का सवाल, क्या मोदी सरकार ने फौज को उसकी ताकत का एहसास करवा दिया, और क्या पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आर्मी चीफ रह चुके जनरल बिक्रम सिंह का ये बयान। एक पॉलिटिकल जो विल है ये बहुत ही बेहतरीन है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। काश ये पहले हो गया होता। आप देखते कि कार्रवाई, पाकिस्तान का जो नजरिया है बड़ा अलग होना था भारत के खिलाफ। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, स्टूडियो में जाने माने राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी, और हमारे साथ कुछ ही देर में जनरल आर.के. मल्होत्रा भी जुड़ने वाले हैं, वो रिटायर्ड हैं। श्रीकांत शर्मा, ताकत का एहसास करवाया गया, ताकत को रोका जाता था क्या? सेना पर बेड़ियां लगा रखी थी क्या पहले? क्या मैं मनोहर पर्रिकर के इस बयान का यह मतलब निकालूं? संदीप जी, आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा करिए, लेकिन परिणाम आपके सामने है कि जिस दिन सेना के हाथ आपने खोल दिए, और क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश पिछले 30 साल से लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान की फौज ने 3 बार हम पर हमला किया और तीनों बार हमने पाकिस्तान की फौज को करारा जवाब दिया। हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान की फौज को कराची तक खदेड़ कराए, और इसलिए उसने अब एक नया रास्ता अपनाया कि छदम युद्ध। नहीं, वही बात मैं पूछना चाह रहा था। से वो छदम युद्ध हमारे साथ मैं यही बात पूछना चाह रहा था। 65 हो, 71 हो, करगिल हो, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन आज हमें हमारे रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि हमें हनुमान की तरह, भगवान हनुमान की तरह भारतीय सेना को भी उसकी ताकत, उसकी क्षमता का एहसास कराना पड़ा। तो क्या वो 65, 71 और 99 में एहसास नहीं कराया गया था? देखिए संदीप, युद्ध में, क्योंकि यहाँ अगर आपके साथ में अगर आर्मी के पूर्व सैनिक जुड़ेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि एक तो होता है कि हम पर हमारा दुश्मन अटैक कर रहा है और हम रक्षात्मक भूमिका में हैं, तो वो लगातार अटैक करेगा। अब वो 100 अटैक करता है तो 10 में तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। और दूसरी रणनीति ये होती है कि वो जो अटैक करने की योजना बना रहा है उससे पहले ही उसको नेस्तनाबूद कर दो। और तीसरी रणनीति ये है कि जब वो हम पर आमने सामने अटैक कर रहा है तो फिर उसको अपनी ताकत का उसको एहसास करा के उसकी माद में उसको ठोक कर आना होता है। तो अभी तक हम 30 साल से जो छदम युद्ध है, छदम युद्ध में हम कहीं ना कहीं डिफेंसिव थे, और हमारी जब सेना को पूरी तरह से हाथ खोले गए तो उन्होंने एलओसी को पार करने में कोई देरी नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि उरी के अंदर हमारे सिपाही, सुन ली संदीप, हाँ। उरी के अंदर हमारे सिपाही रात को सो रहे थे, गद्दार आए और गद्दारों ने सोते हुए सिपाहियों पर हमला किया, तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना ही था। और इसलिए जब हमको जानकारी मिली, सटीक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि अब गद्दार फिर दोबारा से सीमा के इस पर आना चाहता है, हमारे शहरों में तबाही मचाना चाहता है, इसलिए हमारी सेना ने वहां जाने का फैसला लिया। और निर्णायक सरकार आज देश में है। सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने उनको गो हेड कहा कि जाइए, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति आज की सरकार में है। मैं कोई पूर्ववर्ती सरकारों से मैं तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसको कोई पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहता। नहीं, पर यहाँ पर ये सवाल तो पूछा जाएगा फैसला लिया। अखिलेश बाबू, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्या जानबूझकर बेड़ियां, और ये बातें मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि क्या हमारी फौज, हमारी सेना, हमारे बहादुर जवान क्या वहां पर चौकीदारी के लिए बिठा रखे हैं? क्या उन्हें चौकीदारी के लिए बिठाया गया पिछले कुछ सालों में? आज एहसास करवाया ताकत का, उनको खुली छूट दी तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को। देखिए, बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक विषय नहीं है उसमें बीजेपी ने राजनीति करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री को या हमारे श्रीकांत जी को अब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है
इसके पहले कि इन्हीं लोगों के सारे बयान चैनलों पे भी है, डिस्कशन में भी है कि जब से हम आए हैं हमने सेना को फ्री हैंड दे रखा है। जब गोलियां चलती थी बॉर्डर पे, सीज फायर भले 20 साल में जितने नहीं हुए हों, इनके 20 महीने में हुए हों, लेकिन ये बोलते थे कि हमने फ्री हैंड दे रखा है। और आज कह रहे हैं कि जब हमने खोला हाथ उनका तो वे स्ट्राइक किया। एक्चुअल में है क्या, इन लोगों का स्वभाव है पर निंदा और आत्म प्रशंसा की, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस मुद्दे पे पूरे देश का समर्थन नहीं, मेरा सवाल आप घुमाने लगे, आपने इसको पॉलिटिकल बना दिया। मेरा सवाल अखिलेश बाबू बड़ा सीधा है, मैं जवाब दे रहा हूं, स्ट्रेटेजिक जवाब दे रहा हूं। ये सामरिक संयम, इसको कुछ ज्यादा ही तवज्जो नहीं दी क्या पिछले कुछ सालों में हमने? आपकी सरकार ने भी, मैं वाजपेयी सरकार की भी बात करूंगा, पर अपनी सरकार की बातें कीजिए। 10 साल ये स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, इसको कुछ ज्यादा ही तरजीह नहीं दे दी गई क्या? नहीं, मैं आपकी बात पूरी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझा दें मुझे, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सामरिक संयम, हम 26/11 हो जाएगा, हम कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं करेंगे, देंगे, हम कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट में बिलीव करता है, ये लगातार बताया गया। नहीं, दोनों चीजों चलती रही हैं। फर्क ये है इस बार ऑफिशियली इन सारे चीजों को बताया गया। उसका कई कारण भी है। कारण यह है कि देश में गुस्सा था, पार्टियों में गुस्सा था, बीजेपी के अंदर भी गुस्सा था, सेना में भी गुस्सा था बदला लेने का, क्योंकि बार बार पठानकोट के बाद ये गुस्सा बढ़ता गया था और उरी के बाद एकदम उफान पे आ गया था, और इसलिए करके बताना पड़ा। लेकिन ये होता हमेशा रहा है। जो भी फौज में लोग हैं या जो इसका फौज से नाता रिश्ता, सबको पता है, अगर वो जितना उधर से आता है उसका दूना जवाब इधर से जाता है। जो भी रेजिमेंट वहां रहती है वो करती है और हमेशा से ये करती रही है। लेकिन ऐसा करती रही है क्या? हमारे साथ जनरल आर.के. मल्होत्रा जुड़ चुके हैं, एनएसए से भी जुड़े रहे हैं। मैं 1 मिनट अखिलेश बाबू इस बात की तस्दीक कर लेता हूँ, मैं तस्दीक कर लेता हूँ, मैं आपको मौका दूंगा, मैं तस्दीक कर लेता हूँ। जनरल मल्होत्रा, मेरी जानकारी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट नाम का जो फलसफा है, इसे इजाद किया गया 2003 में। 2003 से पहले हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करते थे, लेकिन ओपनली एडमिट नहीं करते थे। 2003 से लेकर अब तक हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट करते आए हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करते हैं। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं जनरल मल्होत्रा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट ही रखते रहे हैं हम। और जहां तक दूसरा मैं सवाल सुन पाया हूं अभी तक, जो रक्षा मंत्री का बयान है वो एक पॉलिटिकल बयान है। आई थिंक वो राजनीतिक बयान है। ठीक है। सच क्या है? भारत की फौज का सच ये है कि भारत की फौज एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फौज है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जाती है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में जब आप कहते हैं कि फौज को पूरी छूट दे दी, उसका मतलब ये है कि उनको एक लिमिट दे दी कि इस लिमिट तक आप काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको हर दफे हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो खुली छूट का ये मतलब है। खुली छूट का ये मतलब नहीं कि जब मर्जी आप पाकिस्तान में घुस जाएं, जब मर्जी आप कुछ कर दें। लेकिन जो खास बात है जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, वो ये है कि इस दफे इतना आक्रोश था जनता में, और मुझे पता है कि पॉलिटिकली भी आपको कुछ करने की बहुत जल्दी थी। लेकिन मोदी सरकार ने जो बड़ा काम किया और डिफेंस मिनिस्टर ने कि फौज को कहा कि आप पूरी तरह तैयार रहें, करेक्ट वक्त चुने। बिकॉज वक्त का क्या है कि रात का अंधेरा होना चाहिए, अमावस्या के पास होना चाहिए। हाँ। और आपका टारगेट उस वक्त तक डेवलप होना चाहिए, और उस टारगेट को डेवलप करने के बाद आप उस बिकॉज उधर आप जाते रेड करते और आदमी ना होते तो आपकी फालतू रेड जाती। लेकिन ये जो बड़ी चीज है कि उनको मौका दिया कि हम संभाल लेंगे, we will take care of the public sentiment and I want to do the right thing at the right time which you feel is strategically right। तो वो एक बड़ी बात है। बाकी तो फौज को उसकी ताकत का एहसास कराया गया ना, खुली छूट दी गई। ताकत वगैरह, these are all
पॉलिटिकल। जी, लेकिन मुखर्जी साहब मुझे एक चीज बताइए, इच्छा शक्ति की कमी तो कहीं ना कहीं फिर सामने आ रही है ना, और ये दोनों सरकारों की बात है। मैं सिर्फ यूपीए या मनमोहन सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाजपेयी सरकार, पहली एनडीए सरकार को भी लेकर आऊंगा, 13 दिसंबर को भी लेकर आऊंगा। 13 दिसंबर को हमारे जमहूरियत, हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पर हमला होता है, ऑपरेशन पराक्रम को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। हमारी फौजें 3-3 महीने तक चिलचिलाती धूप के बाद कड़कड़ाती ठंड में सीमा पर डटी रहती है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। ठीक उसी तरह 26/11 के बाद मुंबई पर हमला होता है, जब हम कुछ नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति की कमी तो दोनों सरकारों में दिखी। देखिए, हाइंडसाइट में अगर पीछे को मोड़ के देखें तो ऐसा बिल्कुल लगता है, जैसे आपने कहा कि इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद मुंबई और मोर रिसेंटली इवन पठानकोट, शायद कुछ और हो सकता था, शायद कुछ और कदम हम ले सकते थे, लेकिन हाइंडसाइट 13 दिसंबर के 2 साल बाद, ऑपरेशन पराक्रम के लगभग 1.5 साल बाद हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट इजाद कर देते हैं। नहीं, जो मैंने कहा हाइंडसाइट में तो काफी, लेकिन मैं ये कहते हुए कि आपने जो कहा उसमें काफी सब्सटेंस है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैं उंगली उठाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी सरकार जो है हैज टू बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में जजमेंट लेना पड़ता है, और बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं आप जैसे कि मुंबई के बाद, संसद पे जो हमला हुआ उसके बाद बहुत कुछ कदम ले सकते थे, कड़े कदम ले सकते थे। भी ऐसी बातें कही लेकिन गई ये थी। स्ट्रेटेजिक वाजपेयी साहब रिस्ट्रेंट, कहते थे कि बर्दाश्त की भी हद होती है। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के लिए कुछ कारण जरूर होंगे। एस्केलेशन ना हो जाए, न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं। बाय द वे, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो दो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसका जो ब्लफ पाकिस्तान करती रहती है, इट वाज अ ब्लफ, इट इज अ ब्लफ। पोल खुल गई है उस बारे में। दिस टाइम इट्स बीन कॉल्ड दैट ब्लफ। देखिए, और बहुत कुछ होता है। एक चीज और है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, उंगली नहीं उठा रहा हूं किसी सरकार। इसी फॉरेन पॉलिसी भी एक डायनामिक चीज होती है। एक चीज आप गौर कीजिए कि जो भी डिसीजन कभी पॉलिटिकल विल के, जैसे अभी एक डिसीजन हुआ, इसमें सिर्फ जजमेंट की बात नहीं, एक रिस्क की बात होती है। और काफी डिसीजंस हमने, बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लिए, जो आप, जिसका उदाहरण आप दे रहे हैं, जो सही हैं, क्योंकि हम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रिस्क एवर्स थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम फ्री में अपने एक प्लेट में युद्ध जीत, वो अपना काम करने चाहते थे। जो ये रिस्क की बात है, पॉलिटिकल विल दिखाई। 2 मिसाल देता हूं। एक, इंडिया शुड नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स। वो फिर एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो जाएगा, अमेरिका ये कहेगी, वो कहेगी, इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। 1998 में हमने किया। और क्या हुआ? हमारा कद बढ़ा, हम अच्छी तरह हैं, हम वर्ल्ड स्टेज पर हैं, वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट करती है। जो हमें अपने सुरक्षा के लिए चाहिए था, वो रिस्क हमने लिया और कर दिया। इस बार भी अगर उंगली उठाने वाले उंगली उठा सकते थे। लाइन ऑफ कंट्रोल आपने क्रॉस किया, कारगिल के समय नहीं क्रॉस किया, जिससे इंटरनेशनली ये बिल्कुल सही है कि फायदा हुआ हमको, हमारी रेपुटेशन को। पर लेकिन इसके पीछे जो ये पॉलिटिकल विल दिखाई ना, अब मैं राजनीतिक सवाल पे आता हूँ, राजनीतिक और रिस्क लेने की क्षमता। जी, पॉलिटिकल विल तो दिखाई, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती श्रीकांत शर्मा, लेकिन ये पठानकोट के बाद नहीं दिखाई गई, ये उड़ी आतंकी हमले के बाद दिखाई गई। इस पॉलिटिकल विल में पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, वहां से बड़ी तादाद में हमारी सेना भी आती है, तो पॉलिटिकल गेम्स भी मिल जाएंगे। तो इस वक्त आपने पॉलिटिकल विल दिखा दी, क्योंकि मौका भी था और दस्तूर भी। संदीप, मैं आपके इस चीज को पूरी तरह से खारिज करता हूं, और मैं मानता हूं कि ये इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है, हमारी फौज की इतनी बड़ी जीत है, इसको बहुत छोटा करके मत देखिए। मेरा निवेदन है आपसे, मैं नंबर 1 आपसे, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार जब आई थी तो मोदी सरकार को बहुत सारी समस्याएं विरासत में मिली थी। उसमें से आतंकवाद एक बड़ी समस्या थी, और इसको समूल नष्ट करने के लिए जब मोदी साहब ओथ ले रहे थे, उसी दिन से आतंकवाद के खात्मे के लिए मोदी साहब ने काम करना शुरू कर दिया। अब परिणाम आने में समय जरूर लगता है। हमने दुनिया को यह दिखाया, और जो हम हैं, हमने मित्रता का भी हाथ बढ़ाया कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं। इसलिए हमने ईद की मुबारकबाद भी दी, क्रिकेट की बधाइयां भी दी, लेकिन हमें क्या मिला? हमें पठानकोट मिला, हमने उरी मिला। उसके बाद हमने
हमने दुनिया को ये बताया कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो अमेरिका कर सकता है, जो इजराइल कर सकता है। अब संदीप जी बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है। जिस तरह से ये ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये उस तर्ज पर दिया गया जिस तर्ज पर अमेरिका और इजराइल की सेना काम करती है। तो मैं इस डिस्कशन को, मैं कांग्रेस का नाम भी नहीं लेना चाहता। नहीं, पर मैं ये सवाल इसलिए ये पूछना जरूरी हो जाता है श्रीकांत, और सवाल मैं अखिलेश बाबू आपसे भी पूछूंगा। अखिलेश बाबू, देश की ये मांग थी, देश भी आजिज आ चुका था, परेशान हो चुका था। जब ये तगमा हम पर लगता है कि भाई इंडिया तो सॉफ्ट स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट है, किस बात का सॉफ्ट स्टेट? हम सॉफ्ट नहीं है, ये जवाब भी तो देना था। और क्या नहीं देना चाहिए था अखिलेश बाबू? अब थोड़ा देखिए, सेना के क्षमता और उसके गुणों पे कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। दो पार्ट हैं, एक सेना का, एक सत्ता में बैठे लोगों का। जब सत्ता में बैठे लोगों, सेना ने अपनी जिम्मेदारी का काम किया, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का क्या काम है? उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मैं थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे 26/11 का जिक्र हुआ, 26/11 के जिक्र के बाद या किसी भी इस तरह की घटना के बाद दो ही तरीके बचते हैं, या तो मिलिट्री ऑपरेशन हो या पॉलिटिकल इंटरनेशनली उस देश को, उस चीज को आइसोलेट किया जाए। हमने आइसोलेट किया खूब ठीक से पाकिस्तान को। आज वही कारण है कि पाकिस्तान आज एकदम भूखमरी के कगार पे है। तमाम लोगों को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराया, वहां के तंजीमों को घोषित कराया, बहुत सैंक्शन लगाया, बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है, हम चाहते तो मिलिट्री ऑपरेशन दोनों में से कौन सा चुनना, तो नहीं किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक्स तो नहीं हुए। नेता ने क्या किया? नेता ने 26, एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा धीरज रख लें। वही मैं कह रहा हूं, मिलिट्री की बात पे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मैं आज आपकी बात बता रहा हूं, हम मिलिट्री, हम लोग का सबसे ऊंचा दुनिया में सियाचिन है। राजीव गांधी के समय लड़ाई हुई थी, कब लोगों को पता लगा पता है? जब अवार्ड देना शुरू किया गया, बाना सिंह को जब ऐलान हुआ 26 जनवरी के पहले, और वो भी उससे बड़ा, उससे कारगिल से थोड़ा छोटा था, वो भी हफ्तों लगे, तो उसमें भी फाइटर प्लेन यूज हुए थे और लोगों को पता नहीं था। हमने बखान नहीं गाया, जब अवार्ड मिलने शुरू हुए परमवीर महावीर, और बताया गया कि ये हिंदुस्तान की सरकार ने किया, विपरीत परिस्थितियों और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स की। उतने संसाधन भी 20 साल पीछे चले गए। मैं मनमोहन सिंह की अभी ताजा जो आप बता रहे हैं विल पावर, अरे रुकिए भाई, थोड़ा देखिए, थोड़ा समय दीजिए। जब विल पावर बता रहे तो मैं याद दिला दे रहा हूं, तो क्यों भाग रहे हैं आप? अभी देखिए 29 तारीख को जिस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो अभी अखिलेश बाबू, बीच में रोकना पड़ेगा। श्रीकांत, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर है अखिलेश बाबू, आप ही के सूबे से जुड़ी है। अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है। शिवपाल से 2 मंत्रालय ले लिए गए हैं, फिर से बंटवारा हुआ है। यानी कि यादव परिवार में, समाजवादी परिवार में जो कलह है, उसमें एक और अध्याय जुड़ गया है। शिवपाल यादव से, अपने चाचा से, जिस पर खटपट चल रही थी, चाचा भतीजे की खटपट जो चल रही थी, 2 मंत्रालय वापस ले लिए गए हैं शिवपाल यादव से। अब उनके पास 11 मंत्रालय रह गए हैं। लघु सिंचाई और समाज कल्याण ले लिया गया है। पीडब्ल्यूडी तो उनसे पहले ही ले लिया गया था और वापस नहीं लिया गया था, जबकि गायत्री प्रजापति को परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इनको लेकर काफी कुछ सिर फुटव्वल चल रही थी समाजवादी परिवार में। तो एक और अध्याय जुड़ गया है, यह भी खबर डेवलप करेगी श्रीकांत शर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह, शिवशंकर मुखर्जी। आर के मल्होत्रा साहब आपको पूरा वक्त नहीं दे पाया, बीच में एक और ये खबर आ गई। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।